दोस्तों कई बार आप बैंक जाते हैं और आपका काम नहीं होता और उस समय आपके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि इस बैंक की कंप्लेंट कैसे करें। देखिए इस वीडियो में हम आपको बैंक की कंप्लेंट करना सिखाएंगे कि आप बैंक की कंप्लेंट किस जगह पे कर सकते हैं। देखिए सभी बैंकों की कंप्लेंट यानी कोई भी बैंक है या एनबीएफसीज है या पेमेंट एग्रीगेटर है या पेमेंट बैंक है, उन सबको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप उन बैंक की कंप्लेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक लाइव कंप्लेंट जो हमने एचडीएफसी बैंक की आरबीआई में की है वो दिखाएंगे। किस तरीके से आप ऑनलाइन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ये हमने विस्तार में बताया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आरबीआई में कंप्लेंट करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें आपको बहुत से पैरामीटर्स को पहले से ही सुनिश्चित करना होता है, यानी जो डॉक्यूमेंट है पहले से ही आपके पास होने चाहिए और उसके बाद ही जो है आप स्मूथली आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आरबीआई कंप्लेंट टाइप करना है और यहाँ आपको रिजर्व बैंक का जो है लिंक मिल जाएगा। फिर आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ आपको जो है अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल करनी है। देखिए यहाँ फाइल अ कंप्लेंट आपको दिखा रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपसे कैप्चा मांगेगा और आपको फिर जो भी कैप्चा आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है अपनी स्क्रीन पे कैप्चा एंटर करके आपको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद फिर ये आपसे मांगेगा नेम ऑफ कंप्लेंट, यानी किसके नाम पे आपको कंप्लेंट है। देखिए मेरे फादर साहब की कंप्लेंट थी तो मैंने अपने फादर साहब का अपना नाम लिखा है और मोबाइल नंबर मैंने अपना दिया है क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल के जो गेट ओटीपी किया, तो इसमें फिर जो ओटीपी आपके पास आएगा मोबाइल नंबर पे वो आपको फिलअप करना है। अब देखिए जैसे ही आप ओटीपी फिल करते हैं, इसको वैलिडेट करते हैं, तो आपका जो है ये ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है। इसके बाद आपको ईमेल देनी है। देखिए यदि आप ईमेल देते हैं तो आरबीआई कोई भी कम्युनिकेशन आपकी ईमेल में करेगा, अदरवाइज आरबीआई के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिकेशन करना। तो आप अपनी ईमेल दीजिए। इसके बाद कंप्लेंट कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी में आपकी कंप्लेंट है। तो देखिए यहाँ इंडिविजुअल बिजनेस, सीनियर सिटीजन। तो मेरे फादर साहब की सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट थी तो मैंने सीनियर सिटीजन किया और इसके साथ जेंडर मेल और उनकी एज जो है 76। इसके बाद आ जाता है कंप्लेंट स्टेट ऑफ रेजिडेंस, यानी आप जहां रह रहे हैं। जैसे हम पंजाब में रह रहे हैं तो मैंने पंजाब सेलेक्ट किया और उसके साथ फिर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा ये एसएएस नगर है यानी मोहाली, तो हमने फिर साहिबजादा अजीत सिंह नगर को सिलेक्ट किया है। और इसके बाद आपने जो एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं, आपने वो एड्रेस लिखना है। तो चलिए अपना एड्रेस हम टाइप करते हैं और इसके साथ साथ आपने जो है एड्रेस टाइप करने के बाद अपना जो पिन कोड, यानी जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं उसका पिन कोड भी आपने टाइप करना है। तो देखिए जो हमारा पिन कोड है 140603 है, तो हम 140603 या 4 लिखते हैं और इसको टाइप करने के बाद आप अब आते हैं एंटिटी नेम, यानी किसके नाम पे आप कंप्लेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सभी फाइनेंस कंपनियों के नाम आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारी कंप्लेंट एचडीएफसी बैंक के साथ थी तो हम इन फाइनेंस कंपनियों को छोड़ते हुए सीधा एचडीएफसी बैंक लिखेंगे और एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे। अब आते हैं इज योर कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, तो हमने इसे नो कर दिया है। अब आते हैं किस स्टेट में मेरी कंप्लेंट थी, तो देखिए मेरी पंजाब में कंप्लेंट थी तो मैंने पंजाब किया है। और इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट। देखिए मेरी मोरिंडा ब्रांच की कंप्लेंट थी तो या तो ये रूपनगर में आएगा या साहिबजादा अजीत सिंह नगर में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम साहिबजादा अजीत सिंह नगर को चूज करते हैं और अब चेक करते हैं ब्रांच। देखिए मुझे मोरिंडा ब्रांच चेक करनी है, तो चलिए चेक करते हैं कि एम से मोरिंडा ब्रांच आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे कहीं मोरिंडा ब्रांच तो दिख नहीं रहा, तो चलिए थोड़ा ऊपर देखते हैं। नहीं, मोरिंडा ब्रांच नहीं है, तो इसका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुझे रूपनगर शायद सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए फिर हम डिस्ट्रिक्ट को जो है वो रूपनगर सेलेक्ट करते हैं। अब हमने डिस्ट्रिक्ट जो है वो रूपनगर सेलेक्ट कर लिया है। ये डिस्ट्रिक्ट रूपनगर सेलेक्ट किया। अब चेक करते हैं मोरिंडा ब्रांच को। तो देखिए ये सबसे पहले ही मोरिंडा ब्रांच आ रहा है, तो हमने अब मोरिंडा ब्रांच को सिलेक्ट किया। अब आते हैं डिटेल ऑफ कंप्लेंट, यानी आपकी जो कंप्लेंट है किसी कोर्ट वगैरह में तो नहीं पेंडिंग है, तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। तो हमने इसको नो सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आप किसी एडवोकेट के थ्रू तो कंप्लेंट नो ही कर रहे, तो इसको भी आपने नो सेलेक्ट कर दिया क्योंकि आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू कंप्लेंट को नहीं डाल सकते, तो आपने इसको नो सेलेक्ट किया है। अब हम चलते हैं अपने
तीसरे नंबर पे कि क्या आपकी कंप्लेंट बैंकिंग ombudsman में पेंडिंग थी, तो इसको भी हमने नो कर दिया क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी कंप्लेंट नहीं डाली थी। अब क्या आप जिस कंप्लेंट में डाल रहे हो वहां आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो हमारा कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि मैं पहले काम करता था, अभी नहीं है, तो मैंने नो कर दिया है। अब इसको करके हम नेक्स्ट करेंगे और जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे हम इसके जो है नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों ये थोड़ा समय लेता है। अब देखिए समय लेने के बाद इसने हमें दिखाया हैव यू फाइल्ड एनी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद रेगुलर एंटिटी, क्या आपने पहले कोई कंप्लेंट की थी? तो हाँ हमने की थी, हमने यस सेलेक्ट किया। अब इसको यहाँ पे जिस डेट को आपने कंप्लेंट की थी उस एंटिटी के पास, देखिए हमने HDFC के पास जो कंप्लेंट की थी, ठीक है, वो डेट हमने यहाँ पे डालनी है। तो मैंने जो कंप्लेंट HDFC में की थी वो तकरीबन दिसंबर में की थी, तो मैंने 30 दिसंबर 2023 इसको डाल दिया। अब जो कंप्लेंट की कॉपी है वो आपने सेलेक्ट करके PDF फाइल में सेव करनी है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए हम अपनी जो कंप्लेंट की कॉपी मैंने ऑलरेडी सेव की हुई थी PDF फाइल में, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये हमने इसको अपलोड कर दी है और इसके बाद अभी देखिए एक क्रॉस आ रहा है, हमको अपलोड पे इसको जो है क्लिक करना है और जब तक ये राइट नहीं आता आपको आगे नहीं बढ़ना है। अब ये राइट आ गया है तो चलिए ये हमारा काम पूरा हो गया। अब हम चलते हैं हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी, तो यस, क्योंकि कंप्लेंट जब की थी उसका रिप्लाई और था, कौन सी डेट को रिप्लाई आया था? तो चलिए हमारे पास 4 जनवरी को रिप्लाई आया था और जो रिप्लाई आया था उसकी कॉपी भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सेम प्रोसेस से हम उसकी कॉपी भी अपलोड करेंगे। अब हैव यू सेंड एनी रिमाइंडर टू रेगुलर एंटिटी, यानी HDFC बैंक को आपने फिर कोई रिमाइंडर भेजा? तो मैंने कोई रिमाइंडर नहीं भेजा तो मैंने नो किया है। यदि आप कोई रिमाइंडर भेजते हैं यानी कंप्लेंट क्लोजर होने के बाद आप कोई मेल वगैरह भेजते हैं तो आप इसको यस करेंगे और यदि आप इसको यस करते हैं तो फिर आपको डेट ऑफ रिमाइंडर और उसकी जो कॉपी है वो भी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए हम इसको नो करते हैं। अब चलते हैं डेट ऑफ डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन, यानी वो जो ट्रांजेक्शन थी उसकी डेट क्या थी, जब डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन उसकी डेट क्या है। तो मैं इसको जब हमने पहली जो रिक्वेस्ट दी थी उसकी हम डेट डाल देते हैं और इसके बाद हम जो है चाहते हैं कि इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलर एंटिटी। देखिए अगर आप यस करते हैं तो आपको वॉलेट का नाम देना पड़ेगा और ट्रांजैक्शन रेफरेंस देना पड़ेगा, हम इसको नो करते हैं। और इसके बाद क्या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अगेंस्ट आपकी कंप्लेंट है, तो ये भी नो है। अब हम सीधा चलते हैं, या तो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है या आपने जो है अपना डिपॉजिट अकाउंट नंबर, यानी जिस अकाउंट में मेरी कंप्लेंट है मैं वो सेविंग का अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो चलिए अपना अकाउंट नंबर हमने डाला है और डालने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंप्लेंट कैटेगरी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किस कैटेगरी में आप कंप्लेंट कर रहे हैं। देखिए अगर आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो RBI आपकी डिनाई कर देगा। तो मैंने यहाँ पे जो कंप्लेंट कैटेगरी सेलेक्ट की है वो है ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, यानी मेरे जो डिपॉजिट अकाउंट में जो ऑपरेशन है उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो मैं ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट ही यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया अब आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी किस तरीके की आपकी कंप्लेंट है। KYC कंप्लेंट है, फिक्स डिपॉजिट की है, NRE की है, सेविंग काउंट की है। तो क्योंकि हमारा सेविंग काउंट तो हम सेविंग काउंट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी नंबर 2, यानी उस सेविंग काउंट में आपको अकाउंट क्लोजर की है या अकाउंट ओपन विदाउट कॉन्सेंट है, चेक बुक रिसीव नहीं हुई, तो इन सबको आपको देखना है। देखिए मेरा जो है अनक्लेम्ड मनी के रिगार्डिंग कंप्लेंट थी, तो मैंने अनक्लेम्ड वाला सेलेक्ट करना था। अब देखिए ये इनऑपरेटिव अकाउंट तो आ रहा है लेकिन मेरी कंप्लेंट इसमें नहीं जाएगी। अब मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ अनक्लेम्ड का, इसमें कुछ है, चलो चेक करते हैं। हाँ ये आ रहा है इशू रिलेटेड टू अनक्लेम्ड डिपॉजिट और इनऑपरेटिव अकाउंट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हमने जैसे ही सिलेक्ट किया अब यहाँ पे आता है फैक्ट ऑफ कंप्लेंट। अब देखिए इसमें 2000 शब्दों में आपको जो भी कंप्लेंट थी उसका फैक्ट मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम थी वो आपने लिखनी है। मैंने देखिए वही लिखा कि 30 दिसंबर को मैंने जो ब्रांच मैनेजर को रिटर्न कंप्लेंट जो डाली है उसका जो रिप्लाई आया है, ठीक है, वो सारी जो चीजें हैं मैंने इस फैक्ट में डाली है। यानी जो भी आपने इसमें लिखना है वो आपने क्लियर लिखना है कि आपके साथ साथ क्या हुआ, यानी जब आपने कंप्लेंट डाली तो कंप्लेंट आपने कौन सी डाली, उसका कब रिप्लाई आया और एक्चुअल आपने डॉक्यूमेंट क्या सबमिट किए। तो जो भी एक्चुअल फैक्ट है और जो मटेरियल फैक्ट है वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको लिखने हैं। आप 2000 शब्दों तक जो भी फैक्ट्स हैं वो इसमें लिख सकते हैं।
देखिए मैंने इसमें सिंपल लिखा है कि मैंने ब्रांच को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे 30 जनवरी को, और ब्रांच ने वो डॉक्यूमेंट है बैकएंड में भी भेज दिए थे और मैंने रेफरेंस नंबर भी डाला है। और इसके बाद उन्होंने अपने जो सीएच की अप्रूवल भी ली थी, जो भी उनके सीएच का नाम था, और डेट ऑफ अप्रूवल भी मैंने डाली है। और ये सब डालने के बाद ठीक है, अब मुझसे फिर से वही डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो ये मैंने क्लियर लिखा है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट क्यों मांगे जा रहे हैं और जो मेरा पैसा है वो मुझे वो वापस दिया जाए। तो ये मैंने फैक्ट ऑफ कंप्लेंट में डाले हैं कि जो मेरे फादर साहब की जो भी सेविंग अकाउंट था उसमें इन्होंने जो इनऑपरेटिव बैलेंस था वो वापस नहीं दिया, और मेरे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस भी है का जो मैसेज है वो फादर साहब के अकाउंट में आ रहा है। तो ये फैक्ट लिखने के बाद अब आपने जो है ये अमाउंट यानी कितने अमाउंट का आपका डिस्प्यूट है। तो देखिए मेरा तकरीबन 9,000 का डिस्प्यूट था, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली वो अमाउंट डाला है। इसके साथ आप कंपनसेशन भी डाल सकते हैं, यानी 20 लाख तक आप कंपनसेशन, या जो एक्चुअल आपको लॉस हुआ है या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, या 20 लाख तक जो भी लोअर है उसका आप डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं इसमें डाला। इसके बाद हम चलते हैं कंपनसेशन सॉर्ट फॉर एक्सपेंस इनकम, यानी आप 1 लाख रुपए तक जो आपको कंपनसेशन और डिमांड कर सकते हैं यदि आपको हरासमेंट होती है या आपके कुछ पैसे इसमें लगते हैं। लेकिन मैंने इसमें जीरो अमाउंट डाला है, कुछ नहीं डाला, और इसको मैंने नेक्स्ट किया है। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे इसके बाद फिर से अपलोड मांगेगा, यानी आप कोई और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। 10 फाइल मैक्सिमम डाल सकते हैं जो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं डाला है। अगर आपके कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसको सीधा जाके ऑथराइजेशन पे आएंगे। देखिए यदि आप खुद कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने फादर साहब की कंप्लेंट की है तो मैं इसको येस कर रहा हूँ, और यहाँ मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ और जो भी मेरी ईमेल आईडी और वो सब कुछ है। इसके बाद मैं टिक करके डिक्लेरेशन रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो गई है। ये देखिए ये सारी की सारी जो कंप्लेंट है, इन्होंने कंप्लीट डेट ऑफ कंप्लेंट दे दिया है, आपका रिमाइंडर दे दिया है, मेरे फैक्ट्स दे दिए हैं, किस चीज़ के किसके अंडर आपने कंप्लेंट डाली है, ये सारी चीज़ें इसके साथ ये आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारी जो कंप्लेंट जो हमने आरबीआई में डाली है, और ये कंप्लेंट हमारी रजिस्टर्ड हो गई है, कंप्लेंट नंबर भी आ गया है। आप इसको क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है कंप्लेंट की हमारी कंप्लीट डाउनलोड है। अब हम चलते हैं अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कैसे करें। देखिए ये कंप्लेंट हम ट्रैक करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला, ये मैं 9 दिन के बाद ट्रैक कर रहा हूँ। तब तक मेरी कंप्लेंट जो है रिजॉल्व हो चुकी थी। अब देखिए ये मेरी कंप्लेंट नंबर है, 28/3 को मेरी कंप्लेंट हुई और इन्होंने क्लोजर कर दिया 9 अप्रैल को, यानी 11 दिन के अंदर इन्होंने क्लोजर कर दिया। ये कंप्लेंट की मेरी डिटेल थी। इशू रिलेटेड टू अनक्लेम्ड डिपॉजिट 9,000 रुपये, मैंने कोई भी कंपनसेशन नहीं मांगा था। इन्होंने अंडर सेक्शन 49B31H के अंडर इसको क्लोज किया है। इसके अंदर अगर ये क्लोज करते हैं तो आप फिर अपील में नहीं जा सकते, यानी दोबारा आप आरबीआई में अपील में नहीं जा सकते। अब देखिए हम इसमें अपील में जाके देखते हैं, क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम इसको अपील में जाते हैं तो देखिए अपील कैनॉट बी रेज्ड ओनली आफ्टर द कंप्लेंट स्टेटस इज क्लोज्ड एंड कंप्लेंट इज क्लोज्ड अंडर अपील इज क्लोज ऑफ द अम्बर्समेंट स्कीम, यानी इस स्कीम के अंदर आप क्लोज में नहीं जा सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लाइव कंप्लेंट जो है आरबीआई की और उसका रेजोल्यूशन देखा कि किस तरह कंप्लेंट करने के 9 या 10 दिन के बाद आरबीआई ने कंप्लेंट क्लोज की और बैंक ने जो है पैसा वो हमको वापस दे दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें।